आज हम डिस्कस करेंगे गेट वे टू एजुकेशन के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। और ये वो एमसीक्यूज हैं जिनमें से कुछ तो बुक के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन बहुत से एमसीक्यूज बुक के अंदर मौजूद नहीं हैं बुक के साइज को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और ये हर लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी एजुकेशन के एग्जाम के अंदर अपेयर होने जा रहे हैं, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि आप लेक्चरर के लिए जा रहे हैं, आप वाइस प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं, या आप जो है वो टीजीटी किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो ये वाले एक जनरल कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक को तैयार करने पड़ते हैं। पहला सवाल हमारा है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आर ऑफ। ये जो एजुकेशन है इसकी कितनी एजेंसीज हैं? एजुकेशन की ना दो एजेंसीज हैं। ये एजेंसी से मुराद होता है कि कौन से जराए हैं जिनसे एजुकेशन हासिल की जाती है। तो हमारे पास दो एजेंसीज हैं जिनके अंदर पहली हम कहते हैं फार्मल और दूसरी इनफार्मल, या इसे आप ये कह सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वो जिसे हम कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट जहां हम प्रॉपर वे से जाते आते हैं, तो ये वाला हमारी एक एक्टिव एजेंसी है या फार्मल एजेंसी है। और दूसरी एजेंसी जो हम पैसिव या डिस्टेंस लर्निंग के जरिए घर बैठ के हम जो है वो बगैर किसी सख्त शेड्यूल के हम जो एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, तो वो वाली पैसिव एक किस्म की एजुकेशन होती है। तो ये हमारे पास दो तरह की एजेंसीज हैं, एक्टिव एंड पैसिव। इसी तरह एक सवाल होता है कि एजुकेशन के लेवल्स कितने हैं। तो हमारे पास जो लेवल है ईसी लेवल, यानी पहले जो 3 साल से लेके 6 साल तक का बच्चा जो परी आप ये कह सकते हैं परी गेजी से पहले का उसका टाइम, जिसे आप कह सकते हैं कि ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आजकल टाइम टर्म बोली जाती है, वो है। इसी तरह प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री है 6वीं से 8वीं, सेकेंडरी है 9वीं 10वीं, हायर सेकेंडरी है 11वीं 12वीं, और उससे ऊपर वाली जो है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये वो वाली जो है वो इसे लेवल्स ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ स्टाइल्स ऑफ एजुकेशन बोले जाते हैं। स्टाइल्स ऑफ एजुकेशन के अंदर हमारे पास आते हैं कि जी क्लास स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास है, टीचर सेंटर्ड क्लास है, लर्नर सेंटर्ड क्लास है, ट्रेडिशनल क्लास है, ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग यहाँ पे अपनाया जाता है, या प्रोग्रेसिव वे ऑफ एजुकेशन होता है जहाँ पे बच्चों को मद्देनजर रखा जाता है। यानी ये स्टाइल्स हैं किन किस तरह के स्टाइल के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है। इसी तरह हमारे यहाँ अगर सवाल होता है कि एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन कितने हैं, और या एलिमेंट्स ऑफ जो करिकुलम कितने हैं, तो सेम आएगा कि अगर आज मैं इसको जरा पहले इसको बोल्ड कर दूं कि ये एक अलग अलग जो टर्म्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कौन सी हैं? दो हैं, एक्टिव और पैसिव। लेवल ऑफ एजुकेशन कितनी है? 6 हैं। कौन कौन से? ईसीई, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन जो होती है। स्टाइल्स ऑफ एजुकेशन हमारे पास कितनी है? बहुत से बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि मतलब अगर इसको आप दो में करें ना, तो फिर आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट सेंटर, टीचर सेंटर, ट्रेडिशनल या प्रोग्रेसिव। तो इसकी कोई ये नहीं है कि आपके इसके दो हैं तीन हैं, बहुत से बन सकते हैं। अच्छा, बात कर रहा था कि एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, हमारे पास ना 4 एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन है। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव, पहले सबसे पहले मकासद तालीम क्या है, फिर निसाब क्या है हमारा, इन करिकुलम क्या है, टीचिंग मेथड हमारे जो जरा जिस तरह हमने तालीम देनी है, वे ऑफ मेथड जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, टीचिंग मेथड, और बाद में हमने असेसमेंट करनी है, जायजा लेना है। तो 4 हमारे पास। अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए कि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कितने हैं, तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव और करिकुलम की जगह पे आप कंटेंट लिख देंगे, टीचिंग मेथड, असेसमेंट, या आपके एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम बन जाएंगे, एजुकेशन करिकुलम बन जाएंगे। इसी तरह मोड्स ऑफ एजुकेशन, हमारे पास 3 मोड्स ऑफ एजुकेशन है, फार्मल, नॉन फार्मल और इनफार्मल। अब फार्मल एजुकेशन कौन सी होती है? जो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी प्रॉपर इदारे के अंदर प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करते हुए हम जाते हैं, और जाने का आने का टाइम है, और अगर हम उस एग्जाम को मिस करते हैं तो हमारा अच्छा खासा लॉस होता है, वो एग्जाम आसानी से रीशेड्यूल नहीं किया जा सकता। तो ये फार्मल होता है। और इनफॉर्मल होता है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहाँ डिस्टेंस लर्निंग होती है, जहाँ एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, जहाँ हम एग्जाम के को आगे पीछे कर सकते हैं, जहाँ एक वर्कशॉप या एक ट्रेनिंग है अगर मिस हो जाए तो कोई बड़ा कोई नुकसान नहीं होता। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। इस तरह नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वो इनफॉर्मल एजुकेशन सॉरी, वो एजुकेशन जो हम चलते फिरते उठते बैठते किसी दोस्त से, कोई साइन बोर्ड पढ़ के, कोई टीवी देख के, कोई यूट्यूब को देख के, हम कहीं से भी कुछ भी कभी भी हासिल कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन आता है। तो ये इसके मोड्स ऑफ एजुकेशन होती है। सबको पहला सवाल क्लियर है? उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अप्लाइंग प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टू अ न्यू सिचुएशन है। आप पुराने एक्सपीरियंस और नॉलेज को यूज करते हैं अपनी किसी नई सिचुएशन के, किसी नए मसले को हल करते हुए। तो आप ये क्या कर रहे होते हैं?
बेसिकली आप ये कर रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर रहे होते हैं, कि पुराने नॉलेज को किसी नई सिचुएशन के अंदर आप उसको उस नॉलेज का इस्तेमाल करके, या नई सिचुएशन के अंदर उस पुराने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कहेंगे। ट्रांसफर यानी कि वो पुरानी जो स्किल है, पुराना नॉलेज है, वो आप फर्दर आगे ट्रांसफर कर रहे हैं अपने आप को, और उस नई चीज को, नए मसले को उसी पुराने मसले को मद्देनजर रखते हुए आप हल कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस। पिच मतलब बोलने का। जैसे मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो उस्ताद को जो गुफ्तगू करते हुए या बच्चों को पढ़ाते हुए क्या करना चाहिए, उसको पिच को कैसे रखना चाहिए? हाई एनफ यानी बहुत ज्यादा ऊंची आवाज से उस्ताद को पढ़ाना चाहिए, या मॉडरेट, मॉडरेट मुनासिब सी होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, सम टाइम हाई सम टाइम लो, किसी वक्त हाई होनी चाहिए किसी वक्त लो होनी चाहिए, नन। तो इसके लिए जो प्यारा सा मुनासिब सा आंसर है ना, वो मॉडरेट है। तो उस्ताद की आवाज ना तो इतनी ऊंची हो कि पता नहीं आज उस्ताद को हो क्या गया, उस्ताद क्या खा के आ गया, और ना उस्ताद की आवाज इतनी जो है स्लो हो कि किसी को जो है ना उसकी समझ ही ना आ रही हो। और सम टाइम ये भी एक अच्छा नहीं लगता, आपने कभी किसी खतीब को सुना हो ना, तो यकदम ही चढ़ जाता है और यकदम ही नीचे आ जाता है, तो कोई अच्छा अच्छा सा नहीं लगता कि यकदम हाई और यकदम जो लो हो जाए। इस तरह नहीं है, एक पिच को बड़ा मॉडरेट रखना चाहिए, ताकि वो जो है वो लोगों को समझ आए, और आर्ट अकवर्ड सा, अजीब सा, या ना सुनाई देने वाला, या कानों को असर करने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा आंसर करेक्ट है? मॉडरेट। फोर्थ क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग व्हेन यू नीड स्पीड एंड फीडबैक। जब कभी कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा है, कि जब आपको जो है वो यू नीड स्पीड, आपको यानी जल्दी से बात करनी हो, ठीक है, और फीडबैक भी आपको लेना हो, एंड यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट सम डिस्टॉर्शन, और आप इसके लिए भी एग्री हैं, रजामंद हैं, कि मुझे जरूर जब मैं गुफ्तगू किसी के साथ भी कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ रुकावट जरूर होगी, डिस्टॉर्शन जरूर होगी, एज द कम्युनिकेशन पासिस थ्रू सेवरल पीपल। डेफिनेटली जब एक बात आप किसी से कर रहे हैं और काफी सारे लोगों को क्रॉस करके वो जा रही है, और आप चाह भी रहे हैं कि आपकी बात जल्दी पहुंचे और आपको उसका फीडबैक भी मिले, और आप तैयार हैं कि कोई डिस्टॉर्शन होगी तो कोई मसला नहीं है, तो कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है? बेसिकली आप लोग जो बैठे हैं, जो क्लास ले रहे हैं, एक अदद कापी लें, एक अदद पेंसिल लें, जैसे ही मैं सवाल पढ़ता हूं आप लोग उसका जवाब खुद से लिखें, और जब मैं बाद में जवाब बताता हूं, तो इस तरह आपको असेसमेंट हो जाएगी कि इसकी जो आपके कितने आंसर ठीक हैं, और कितने आपने गलत किए, कितनी चीज़ों का आपको पहले पता था, कितनी चीज़ों को नहीं पता था। इस तरह चूंकि आपका दिमाग इस्तेमाल होता रहेगा ना, तो आपकी बेहतर लर्निंग होगी। तो कोशिश करें कि आप कापी पेंसिल पास लेके बैठें। अच्छा, बेस्ट मेथड ऑफ ये कौन सा है? ओरल है। यानी जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, यानी सबसे बेहतरीन मेथड, तो अब देखो ना, मैं मिसाल के तौर पे मुझे मुझे मैसेज करता है, और मैंने उससे बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारे मामला डिस्कस करने हैं। मैं उससे कहता हूँ, भाई अभी ये सारी बातें व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती, आप ना कॉल कर ले मुझे, या आप मुझे टाइम दे दे, हम किस वक्त बात कर सकते हैं। तो अब ये क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारी बात, उसका फीडबैक भी साथ में लूँ, या मैं ज्यादा कम टाइम के अंदर जैसे हम ये करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने मैसेज किया, बजाय ये मैसेज टाइप करने के, मैं उसे वॉइस मैसेज कर देता हूँ, ताकि मैं बात अपनी जो है उस तक पहुंचा लूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको टाइप करने लग जाऊँ। तो ओरल कम्युनिकेशन जो होती है ना, ये होती है कि जल्दी बात पहुंचाना चाहते हो तो ओरल का यूज करते हैं, और फीडबैक में हमें मिल जाता है। अच्छा जी, द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट आर दूज ऑफ द डैश इन्वॉल्व इन द एक्शन। कौन सी रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी होगी? अब देखिए, आप एक जो है ना वो एक रिपोर्ट बना रहे हैं बच्चों के मुतालिक, बच्चों के मतलब रिपोर्ट बनाई जा रही है, कौन सी रिपोर्ट अच्छी होगी? जो इंटरप्रेटर, वो बंदा हमें उसके लिए लेके आना पड़ेगा बच्चों की रिपोर्ट बनाने के लिए, कि जो इंटरप्रेटर हो, जो चीज़ों की वजाहत करता हो, या एक टीचर बच्चों की बेहतर रिपोर्ट बना सकता है, या स्टूडेंट अपनी रिपोर्ट खुद बेहतर बना सकते हैं, या कोई भी आम आदमी जो है वो रिपोर्ट बनाए तो वो बेहतर हो जाएगी। तो बात को समझ रहे हैं? और आप चूंकि मैंने अगर एक एक बंदे से, आप लोगों से सवाल के जवाब पूछना शुरू कर दूं ना, तो ऐसे में ये है कि हम ज़्यादा सवाल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी ख्वाहिश है कि अगर हम रोज़ाना के 100 सवाल डिस्कस करते हैं ना, तो अगर हम ये वाली कंसिस्टेंसी के साथ हम 2-3 हज़ार एमसीक्यू कर लेते हैं, तो यकीन करें आपका कोई एमसीक्यू पेडागोजी का गलत नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो है ना खुद से जवाब जो है बोल रहा हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा ना लगे, तो फिर हम कल से आपसे फीडबैक लेना शुरू कर दूंगा। अच्छा, तो सबसे बेहतरीन रिपोर्ट जो लिखेगा ना, वो टीचर लिखेगा। बच्चे तो कभी भी अपने आप के मुतालिक एक जेन्युइन, एक अनबायस्ड रिपोर्ट कभी नहीं लिखेंगे।
इंटरप्रेटर्स की क्या है कि वो किस तरह का इंटरप्रेटर है, वो हमें तो इस तरह की नहीं चाहिए कि इंटरप्रिटेशन कर दे, कोई एक्स्ट्रा चीजें इसमें शामिल कर दे, आम आदमी को क्या पता। तो एक बच्चों के मुतालिक जो अच्छी रिपोर्ट लिखी जा सकती है ना, वो एक टीचर लिख सकता है, ठीक है। जी, चीजें चेंज होती रहती हैं छोटे बच्चों, लेकिन मॉडरेट से मुराद ये है कि मॉडरेट में सब कुछ आ जाता है। मॉडरेट तो बड़ा एक मुनासिब सा लफ्ज है। अगर आप चिल्लाना शुरू कर दें, मैं चूंकि खुद इस छोटी क्लासेस को, नर्सरी क्लासेस को 4 साल मैंने पढ़ाया है, 2017 से लेके 2021 तक, तो मुझे बच्चों का बखूबी अंदाजा है। बच्चे तो आजकल के आप डांस करके, सिंगिंग करके, उनको रिमेक जो है वो इस तरह करके आप उनको पढ़ा सकते हैं। अगर आप उनको एक रूटीनली एक खड़ूस टीचर की तरह पढ़ाना चाहते हैं तो आप कभी भी नहीं पढ़ा सकते। छठा क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ बुलियन विद क्रूअल स्पोकन वर्ड। बुली करना, किसी को तंग करना, टीज करना, हरास करना, अपने क्रूअल स्पोकन वर्ड्स, बड़े जन क्रूअल जालमाना अल्फाज, यानी आप समझ लेके जबान के सही इस्तेमाल ना करके, इन्वॉल्व ऑन गोइंग नेम कॉलिंग, यानी बच्चों को उनके नाम पुकारना, उनको थ्रेट धमकी देना, उनको डिसरिस्पेक्ट, उनकी बेइज्जती करना, अबाउट समवन एट्रीब्यूट इज नेम्ड, ये कौन सी होगी ये बुली? यानी बुली किया जा रहा है किसी को, तो बुली करने के अंदर अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। तो ये कौन सा, जो ये बुली की कौन सी टाइप होगी? फिजिकल बुलिंग, फिजिकल बुलिंग तो मुराद ये होगा कि किसी को हाथों से, किसी को जिस्मानी तौर पे अजियत दी जा रही है। वर्बल बुलिंग जिससे जबान से दी जा रही है, तो ये वर्बल बुलिंग होगा, क्योंकि ये स्पोकन वर्ड है तो ये वर्बल का इसके साथ ताल्लुक है, ठीक है। साइबर बुली होता है कि जिसमें हम मोबाइल के ऊपर, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर, या हम उसे रॉन्ग नंबर से कॉल कर रहे हैं, इस तरह आप कर सकते हैं, या उसको हम अजीब से मैसेजेस कर रहे हैं, तो ये साइबर बुली होगा। रिलेशनल बुलिंग, आप उसको रिश्ते ताल्लुक में जंसा के वहां पे आप उसको फिर टीज कर रहे हैं, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसका जो है वो मजाक बना रहे हैं, तो ये वर्बल बुली हो जाएगा, वो हो जाएगा रिलेशनल हो जाएगा। इसको मुझे लगाने, कोई सवाल में अगर भूल जाऊं बोल्ड करना, तो आपने जरूर बताना है, क्योंकि मैंने इसको दोबारा, आप कोई नहीं देखना इन एमसीक्यूज को, ये डायरेक्ट अब बुक ही पब्लिश होंगे। आज आपके साथ पढ़ा रहा हूँ और यही चीजें बाद में सेम बुक के अंदर आ जाएंगी जो नेक्स्ट मेरी आनी है। अच्छा, अकम्पलिश टीचर इज द वन हु, अकम्पलिश टीचर कौन सा होगा? अब देखिए, अकम्पलिश, पहले मैं इसको, कवर सिलेबस ऑन टाइम, जो सिलेबस को ऑन टाइम कवर करता है। अब ये तो हर हर टीचर की जिम्मेदारी है कि वो सिलेबस को कवर करे। स्टे फुल टाइम ड्यूरिंग ए लेसन, अपने लेसन के दौरान क्लास में रहे, बिल्कुल रहना, ये हर टीचर का काम है। मेंटेन डिसिप्लिन, ये हर टीचर की जिम्मेदारी है। कैप्चर एंड सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। देखिए, अकम्पलिश टीचर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा उस्ताद वो होगा जो बच्चों की इंटरेस्ट के मुताबिक उनको पढ़ाए, उनका इंटरेस्ट को गेन करे, कैप्चर करे, उनको साथ लेके चले, ऐसा उस्ताद जो है वो जबरदस्त होगा। तो कैप्चर एंड सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये वाला एक अकम्पलिश टीचर होगा। हमने कुछ देखा ना, जैसे मेरा दर्जन 13 होना चाहिए, वो कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। आउट ऑफ फील्ड टीचिंग मीन टीचिंग द सब्जेक्ट विच इज नॉट ऑफ टीचर। अब आउट ऑफ फील्ड टीचर यानी कि एक ऐसा वो चीज जो उस्ताद को नहीं, ये उस्ताद नहीं पढ़े, टीचर मीन टीचिंग द सब्जेक्ट, या वो टीचिंग जो एक उस्ताद नहीं पढ़ा सकता। तो चॉइस, इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन, असाइनमेंट, इसको आप ऐसे लें। मैं एजुकेशन का बंदा हूँ और मुझे दे दिया जाए, इंग्लिश का सब्जेक्ट दे दिया जाए, तो वो जो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, मेरे लिए क्या होगा? आउट ऑफ फील्ड होगा। आउट ऑफ फील्ड सब्जेक्ट मेरे लिए क्या होगा, किस तरह? वो मेरी क्वालिफिकेशन से बियॉन्ड होगा, यानी वो मेरी क्वालिफिकेशन से हट के होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वालिफिकेशन आ जाएगा। आउट टीचिंग मीन टीचिंग द सब्जेक्ट विच इज नॉट द टीचर क्वालिफिकेशन। वो सब्जेक्ट पढ़ाना, आउट ऑफ फील्ड पढ़ाना, इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट पढ़ाना जो टीचर की क्वालिफिकेशन नहीं है। A school is considered to be child friendly, एक स्कूल चाइल्ड फ्रेंडली कहलाएगा, समझा जाएगा, इफ इट प्रोवाइड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अगर वो ये सारी चीजें प्रोवाइड करे सिवाय किसके? सेफ इन्वायरमेंट। अब देखिए, सेफ इन्वायरमेंट तो जरूरी है किसी भी स्कूल के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। हेल्दी इन्वायरमेंट डेफिनेटली होना चाहिए। प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, हाँ, बच्चों की जहाँ पे हिफाजत हो, उनकी देखभाल होना चाहिए। रिलैक्स डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन के मतलब ना, पेडागोजी कहती है कि डिसिप्लिन, बच्चों का सेल्फ मेड डिसिप्लिन बनाया जाए, उनको इतना मोटिवेट किया जाए कि वो अपना डिसिप्लिन खुद मेंटेन करें। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी के डिसिप्लिन को रिलैक्स कर दें। रिलैक्स से मतलब आप देखें किसी को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें, तो आप क्या समझते हैं कि रिलैक्स छोड़ने से क्लास ठीक रहेगी? क्या कोई एक दूसरे को बुली नहीं करेगा? क्या क्लास के अंदर शोर शराबा नहीं होगा? क्या उस्ताद अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लास के अंदर अचीव कर लेगा जहाँ पे रिलैक्स डिसिप्लिन होगा? तो क्लास, वो क्लास
जहाँ पे रिलैक्स डिसिप्लिन होगा, वो एक चाइल्ड फ्रेंडली क्लास नहीं होगी, क्योंकि ऐसी क्लास जो है वो वहाँ पे शोर शराबा होगा और वो क्लास ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो हमें अपनी क्लास के अंदर जो है वो एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है। वो अलग बात है कि डिसिप्लिन हमारा हार्श है, कि डिसिप्लिन हमारा जो है वो नरम है, लेकिन डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए, नज्म ज़ब्त नहीं होगा तो क्लास कैसे मैनेज होगी। नेक्स्ट, द टीचर emphasizes on thinking rather than behavior and active learning rather than passive are example of। देखिए एक टीचर है, वो जोर देता है थिंकिंग के ऊपर, सोच के ऊपर, और बजाय इसके कि बच्चे के एक्शन बिहेवियर के ऊपर करे, और एक्टिव लर्निंग के ऊपर जोर देता है बजाय पैसिव के। ये कौन सा टीचर होगा? बिहेवियरिज्म होगा, न्यू बिहेवियरिज्म होगा, सोशल लर्निंग होगी, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी। अब देखें बात क्या हुई, थिंकिंग, और थिंकिंग वाला काम कहाँ पे होता है? दिमाग में होता है। और एक्टिव लर्निंग, लर्निंग कहाँ पे होती है? दिमाग के साथ होती है। तो दिमाग वाली कौन सी चीज है यहाँ पे? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। काम दिमाग के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है ना, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस सवाल की समझ ना आए प्लीज मुझे रोक लीजिएगा, और लेकिन सवाल को आपने समझ के जाना है, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। जी मैं ना कोशिश करूँ, मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा। अच्छा, ट्रेडिशनली द टीचर वर रिगार्डेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक ट्रेडिशनल टीचर वर रिगार्डेड एज द, टीचर ने क्या पास करना होता है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में? टीचर ने क्या पास करना होता है? कल्चर पास करना होता है। ये तो कल्चर तो सोसाइटी पास करती है। नॉलेज काम है, एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास करना टीचर का क्या काम है? नॉलेज डेफिनेटली ठीक है, टीचर का काम है कि वो जो नॉलेज है उसको अगली नस्ल के अंदर ट्रांसफर करें। उसके बाद ये रूल्स पास करना, ये नहीं है इनका, कस्टम स्किल ये चीजें पास करना, टीचर टीचर का नॉलेज पास करना है। विच इज नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कौन सी कम्युनिकेशन चैनल की जो है वो टाइप नहीं है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब जिस बोलना ये कम्युनिकेशन की है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। और थिंकिंग एंड एक्टिंग ये कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता। ठीक है, थिंकिंग एंड एक्टिंग कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन जो मोड्स ऑफ एजुकेशन है, तो ये क्या सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट मुहैया करती हैं? अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के मुखालिफ हैं? इस तरह सवाल आप मुझे जवाब इसका बताएंगे। कंपल्सरी फॉर ऑल, सब के लिए जो है वो जो लाजमी है, या फॉर चिल्ड्रन ओनली, या बच्चों के लिए? पहले समझे फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है, और फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल जो टाइप ऑफ एजुकेशन है, ये एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री हैं। क्या है? सप्लीमेंट। कैसे सप्लीमेंट्री हैं? एक उस्ताद क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाता है, और उस्ताद का बच्चों को क्लासरूम के अंदर पढ़ाना एक फॉर्मल एजुकेशन है। और वो बच्चे, उस्ताद उनको काम देता है, उस्ताद का दिया हुआ काम बच्चे घर जाके उसको करते हैं, तो ये या अपने पेस ऑफ लर्निंग के अंदर उनको कर रहे होते हैं, तो ये वाली इनफॉर्मल जो है वो हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। तो जो सप्लीमेंट्री और ये सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री। कंपलसरी से हम यहाँ पे नहीं मुराद लेंगे कि फार्मल इनफार्मल दोनों जो है वो कंपलसरी है बच्चों के लिए, लाजमी है उनके लिए। कुछ फार्मल में नहीं करते, कुछ इनफार्मल में करते हैं, तालीम लेते हैं। लेकिन जो यानी एक दूसरे जहाँ पे तालीम हो रही होगी ना, एक बच्चा स्कूल से भी सीखता है, घर आके भी काम करता है, तो ये सप्लीमेंट्री ईच अदर है। स्कूल का काम घर पे करते हैं, मतलब स्कूल का काम मिला हुआ घर में करते हैं, तो वो घर में जो इनफॉर्मल काम कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहा है हमारे स्कूल के काम को। इट मीन इनफॉर्मल एक्टिविटी फॉर्मल एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री टू ईच अदर होगा। ये जरा मैंने नीचे ना एक्सप्लेन कर दिया, ये आपने पैराग्राफ खुद पढ़ देना। पीरागोगी, पीरागोगी होता है पियर में ना, क्या होता है? दोस्त। ठीक है, तो पीरागोगी क्या हो जाएगा? दोस्तों के साथ पढ़ना, पीयर ट्यूटरिंग, यानी एक दूसरे को पढ़ाना, एक दूसरे को, दोस्तों को पढ़ाना। तो ये हो जाएगा पीयर पीयर ट्यूटरिंग हो जाएगा। ठीक है, पेयर ट्यूटरिंग तो होता है कि पेयर, एक दोस्त दूसरे दोस्त को, दूसरा पहले को, यानी वो जोड़ा जैसे होता है, वो नहीं है। ठीक है, तो ये पीयर पीयर ट्यूटरिंग हो जाएगा। लर्नर कंप्लीट रीडिंग एट देयर होम। जो लर्नर है वो घर के ऊपर जो है वो रीडिंग करता है बाय ऑनलाइन गाइडलाइन ऑफ टीचर एंड वर्क ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास टाइम। बात को जरा समझना है, ये भी बड़ी अहम बात है कि घर में उस्ताद बच्चों को ऑनलाइन लेसन देता है, गाइड करता है, ऑनलाइन पढ़ाता है या ऑनलाइन लेक्चर देता है,
और क्लास के अंदर वो जो घर का ऑनलाइन दिया हुआ काम था उसको डिस्कस करता है। यानी यहाँ पे क्लास ऑनलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन एट होम एंड ट्रेडिशनल एट स्कूल, फिजिकल क्लास एट स्कूल, डिस्कस प्रॉब्लम एट स्कूल। अब ये वाली क्या हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लिप्ड लर्निंग। क्या बोलेंगे, फ्लिप्ड लर्निंग। अब यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा भूलेंगे, वो भूलेंगे क्या, देखिए एक तो बात याद रखें, जहाँ पे बात हो कि जहाँ एक ही टाइम के कभी क्लास ऑनलाइन होती है कभी क्लास फिजिकल होती है, तो ये वाली तो हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, ट्रेडिशनल क्लास प्लस ऑनलाइन क्लास, इसे बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। लेकिन वो क्लास जहाँ पे एक टाइम के अंदर, यानी मिसाल घर के अंदर ऑनलाइन क्लास होती है और उस प्रॉब्लम्स को क्लास के अंदर डिस्कस किया जाता है, ये फ्लिप्ड लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फ्लिप्ड लर्निंग हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ ना, तो फिर मेरे सवाल जो है ना वो ज्यादा वाजे नजर नहीं आने मुझे ना, मैं कर देता हूँ वैसे ना, लेकिन ये है कि फिर मुझे भी एग्जिट होके ठीक हो गया जी अब तो। अच्छा, क्रिएशन सर ये अपने ऑफ, मोबाइल से भी अगर जूम करें ना तो हो जाता है। जबरदस्त है, हाँ जो मोबाइल से कर रहे हैं वो उस तरह कर लें। अच्छा, क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। टीचिंग और लर्निंग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ये थोड़ा सा ये बात आपने ना बड़ा इसको भी गौर से इस सवाल को समझने की कोशिश करनी है। क्रिएशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग फॉर, जहां बात हो रही हो एजुकेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की, अपने मकसद को अचीव करने की, वो होती है टीचिंग स्ट्रेटजी। ये इस तरह के सवाल आगे भी आने हैं, मैं थोड़ा सा आपको वहां पे भी इसको बता देता हूँ और यहाँ भी बता देता हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये ऐसे इसको, अच्छा देखिए जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग टैक्टिक्स। अब जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, ये जो परी प्लानिंग या जो घर से बैठ के हम प्लान करके आते हैं कि हमने ऐसे पढ़ाना है, उस स्ट्रेटजी का प्योर पर्पज यही होता है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर, जैसे कैसे करके हमें क्लास के अंदर पढ़ाना है और अपने मकासद को हासिल करना है, ये होता है टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, आगे जब अगली टर्म्स की वजाहत आएगी ना, अब ये वाला सवाल सिर्फ समझना अगले को। इट कंप्राइजेज द प्रिंसिपल एंड मेथड यूज फॉर इंस्ट्रक्शन। जहां बात आ जाए बच्चों प्रिंसिपल की, असूलों की, कि एजुकेशन के अंदर, टीचिंग के अंदर, इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रिंसिपल्स की बात आ जाए, जनरल असूलों की बात आ जाए, इसको बोलते हैं टीचिंग अप्रोच। क्या बोलते हैं, टीचिंग अप्रोच। इसका करेक्ट आंसर है टीचिंग अप्रोच। यानी देखें, जहां बात हो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की, वो होती है स्ट्रेटेजी। जहां बात आ जाए टीचिंग वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द कंटेंट, वेज ऑफ डिलीवरिंग द कंटेंट, वो होता है टीचिंग मेथड। वो चीजें जो टीचिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करने के अंदर हमारी मदद करती हैं, वो होती है टीचिंग टेक्निक्स। वो चीजें जो टीचिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करती हैं, वो होता है टीचिंग टैक्टिक्स। और वो चीजें जो एजुकेशन के ऊपर ओवरऑल एक असूल बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन के एक लवाजमात जो है वो तय किए जा रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं टीचिंग अप्रोच। क्या बोलते हैं, टीचिंग अप्रोच। ये पांचों टर्म आपने याद रखनी है, कंफ्यूज करती हैं, भुलाती हैं और बहुत जरूरी भी है ये आपके लिए। ठीक है, उसके बाद है वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी इज कॉल्ड, वही बात पीछे, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या बोलते हैं, टीचिंग टैक्टिक्स। ठीक है, टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग। जरा मैं इसको यहाँ पे बता दूं, देखिए मैं बड़ी स्ट्रेटजी बनाई मैंने कि मैं कल जाऊंगा, मैं क्लास में ऐसे पढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, क्लास में आए तो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। अब मैंने मकसद भी अचीव करना है और मैंने पढ़ाना भी है, बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते। ऐसे में मैं क्या करूंगा कि मैं क्लास के अंदर जो है वो बच्चों की मंशा मर्जी के मुताबिक चलते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा, या किसी ना किसी तरह बच्चों को, अब मिसाल तौर पर पढ़ाते हुए ना, आप कहते हैं सर जी बस कर दें हम थक गए हैं, मैं कहता हूँ चल ठीक है, बस यूं करते हैं, हम ये 5 सवाल करके बस कर देंगे। अब मुझे आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने मकसद को अचीव करना है, और मकसद को अचीव करने के लिए मैं कोई ना कोई आपको किसी तरह जुगाड़, अच्छा जो आज 10 मिनट पढ़ लो कल हम ऑफ कर लेंगे, आज मेहनत कर लो कल ऑफ कर लेंगे, या जो क्लास लेगा उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट है। अब ये चीजें होती हैं, ये टैक्टिक्स है कि मकसद को अचीव करने के लिए, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वो टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग हो जाता है। ओके,
इसी तरह प्री एक्टिव फेज रेफर टू, अब तीन तरह के फेजेस हमने, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। वो फेज जो बिफोर क्लास हम कर रहे होते हैं कि मुझे क्लास में जाके क्या करना है, जो मुझे प्लानिंग, ये प्लानिंग फेज होता है। ये क्या होता है? प्लानिंग फेज होता है। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज। यस सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, 20 वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेथड इज कॉल्ड। अब वो मैंने पहले क्या कहा था, वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी क्या था, टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग था। और वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेथड क्या हो जाएगा, मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निक्स ऑफ टीचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्निक्स ऑफ टीचिंग हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी फर्दर, ड्रामा एंड रोल प्ले आर हेल्पफुल। ये सवाल भी अहम है। ड्रामा, अब ये ड्रामा जो रोल प्ले होता है, इसके अंदर क्या सीखने के लिए होता है? अब कुछ लोग कहते हैं ये हिस्ट्री के लिए होता है, कुछ लैंग्वेज, कुछ साइंस, कुछ जो, इसका जो करेक्ट आंसर है, कुछ किताबों के अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगा, कुछ के अंदर लैंग्वेज मिलेगा। तो जो मेरी तरफ से करेक्ट आंसर है वो है लैंग्वेज है, कि जो ड्रामे या चीजें होती हैं, ये बेसिकली एक लैंग्वेज को, एक कल्चर को, उनको प्रमोट करने के लिए चीजें हो रही होती हैं। तो इसका जो, और ये जो, जब हम लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं ना, कि लैंग्वेज सीखने के जो, यहाँ पे कोई इंग्लिश के लिटरेचर के बंदे हों तो वो समझेंगे कि जब हम लैंग्वेज सीखने के लिए बात करते हैं, या आप अब लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप उसमें क्या पढ़ते हैं? हर हर सेमेस्टर में ड्रामा आया होता है कोई ना कोई। तो ये लैंग्वेज को सीखने के लिए ड्रामा एंड रोल प्ले जो है वो लैंग्वेज को सीखने के लिए होता है। मेटा कॉग्निशन, देखो मेटा कहते हैं बियॉन्ड, वो जो समझ में ना आए, ठीक है, वो जो एब्स्ट्रैक्ट हो। तो मेटा कॉग्निशन मीन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, क्या है? सोच के ऊपर सोचना, सोचना कि मैंने क्या सोचना है। ये वाला क्या है? मेटा कॉग्निशन है। क्या है? मेटा कॉग्निशन। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, वो चीज या किसी चीज को, ठीक है, मेटा कॉग्निशन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग हो जाएगा। स्टाइल ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट लर्न विया ऑनलाइन मीडिया एज वेल एज फेस टीचिंग। अब वो देखो, यहाँ पे वो बात नहीं की गई कि घर के ऊपर वो करेगा, ऑनलाइन करेगा, स्कूल में जो है वो ट्रेडिशनल क्लास होगी, ऐसी बात नहीं कर रहा, बल्कि कह रहा है कि कभी कभी क्लास ऑनलाइन होती है और कभी 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 क्लास फेस टू फेस होती है। तो ऐसी क्लास को ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंडेड लर्निंग, जहाँ कभी कभी फेस और कभी कभी ऑनलाइन क्लास हो जाती है। इसी तरह ई लर्निंग, जो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल के इस्तेमाल से हम लर्निंग कर रहे होते हैं, तो वो ई लर्निंग हो जाता है। वर्चुअल लर्निंग भी यही होती है। गुड टीचर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज हैविंग, तो गुड टीचर है ना, उसकी क्या खूबियां होंगी? लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, हमें हमें हमेशा अपने स्टूडेंट से हाई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। देखें, एक उस्ताद, लो एक्सपेक्टेशन से मुराद क्या है कि यार ये तो सारे निकम्मे हैं, इनसे तो अच्छों की तवक्को ही कोई नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये होती है लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमें लो एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं रखनी है, हमें बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन रखनी है। इसी तरह, लेकिन यहाँ चूंकि हाई एक्सपेक्टेशन का नहीं है वर्ड, यहाँ पे हाई अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, के एक उस्ताद, वो उस्ताद जो हालात के बदलने के साथ अपने आप को मैनेज कर ले। देखें, आजकल आजकल जो जिंदगी है ना, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द अडेप्टेबिलिटी है। पुराना टाइम कंसेप्ट यही था कि जो मजबूत है, जो तवाना है, ताकतवर है, वही जिंदा रहेगा। लेकिन आज के दौर में ये कंसेप्ट है कि जो, जिसके अंदर सलाहियत है हर माहौल में ढल जाने की, वो बंदा सरवाइव कर सकेगा। इमरान खान जैसे लोग सरवाइव नहीं कर सकते, जो ढलना नहीं जानते, जो बदलना नहीं जानते। तो हाई अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, कि जिनका जो है वो जो अपने आप को वक्त के मुताबिक ढाल लें, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको तस्लीम कर लें, वो लोग ज्यादा कामयाब हैं। इसके अलावा लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के, उन उसके अंदर लिमिटेड आएगा, ऐसी बात तो नहीं है। लिटिल इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये भी नहीं है कि एक उस्ताद को प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोई शौक नहीं और वो अच्छा टीचर है, नथिंग। ई लर्निंग स्टैंड फॉर, ई लर्निंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इसे ई लर्निंग बोलते हैं, ठीक है, यानी जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करके लर्निंग कर रहे होते हैं। The planned and systematic effort by an organization to provide an individual age a second chance at education। देखिए, एज गुजर गई और अब ना एक जो है सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, दोबारा से तालीम हासिल। कौन सी एजुकेशन होती है? नॉन फॉर्मल डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन होती है। वो एजुकेशन जो सेकंड चांस के अंदर हो, यानी जो हम बाद में हासिल कर, जो हम जिंदगी के किसी और टाइम के अंदर अपना टाइम गुजार के किसी और टाइम में हासिल कर रहे हों, तो या
जिसके अंदर एज मैटर ना कर रही हो, तो ये वाली जो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। SQ3R, SQ3R एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम जो है वो नोट्स बनाते हैं। यानी मैं मिसाल के तौर पे अब नोट्स बनाना आसान तो नहीं है ना कि आप एवं ही फिर वही किताबें ठीक है, हम नोट्स अपने अलग से क्यों बनाते हैं। तो वो वाला SQ3R एक नोट बनाने का एक मेथड है जिसके अंदर हम पहले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, फिर हम उसके मुतालिक क्वेश्चन करते हैं, फिर रीड राइट और एक क्या रिवीजन रिसाइट करते हैं, रीड रिसाइट एंड रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये नोट टेकिंग का मेथड है। ये आपने नीचे वाली जो मैंने सारी स्टेटमेंट लिखी है ना, ये आपने पढ़ लेनी है, और ये बड़ा अहम सवाल है। SQ3R का एब्रीवेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, ठीक है। और इसके अलावा इसका किस पर्पज के लिए होता है, ये नोट्स बनाने के लिए एक मेथड है जो यूज किया जाता है। ये फर्दर मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो आपने ये जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद एनकरेज लर्नर टू बिकम मोर सेल्फ डायरेक्टेड। अब लर्नर को एनकरेज करना कि वो अपनी इस काबिल हो जाए कि अपनी लर्निंग खुद कर सके। अब एंड्रागोजी होता है बड़े बच्चों को पढ़ाना, पीरागोगी छोटे जो अपने जो दोस्त अहबाब है उनको पढ़ाना, साइबर गोगी जो होता है कि ऑनलाइन ये पढ़ाना, ऑनलाइन ही एक साइबर है, यानी कि ऑनलाइन टाइप पढ़ाना। तो अब जो हेटागोगी होगा जिसके अंदर होगा कि वो एक बंदा इस काबिल हो जाएगा अपनी लर्निंग खुद कर सके, अपने आप को खुद समझा सके, तो ये हेटागोगी होता है, ठीक है। क्या होता है, हेटागोगी होता है। एनकरेज लर्नर एंगेजमेंट इन एन ऑनलाइन इन्वायरमेंट। अब किसी लर्नर को ऑनलाइन, यानी किसी को ऑनलाइन पढ़ाना या उसको इनकरेज करना कि वो ये ऑनलाइन पढ़े, तो ऑनलाइन का ताल्लुक कौन सी टर्म है, साइबर गोगी, ठीक है। साइबर गोगी ताल्लुक किसके साथ है, ऑनलाइन के साथ है। अ गुड टीचर इज वन हु, अच्छा टीचर कौन सा है, हैव लॉट ऑफ डिग्री, जिसकी बहुत अच्छी डिग्रियां हो, रीड अ लॉट, जो बहुत ज्यादा पढ़ता हो, कॉपरेट विद स्टाफ, स्टाफ के साथ कॉपरेट करे, टीचेस वेल, या अच्छा पढ़ाए। आप बताएंगे जरा, ये आपकी कॉमन सेंस है। अच्छा टीचर कौन सा होगा, जिसके पास डिग्रियां ज्यादा है, मेहनत बहुत करता है, कॉपरेट बहुत करता है स्टाफ के साथ, या अच्छी पढ़ाता है। जी, अच्छा पढ़ाता है। वाह, जबरदस्त। जो अच्छा, सबसे पहली तो ये बात है ना, देखिए टीचर जेड़ा मर्जी सोना होवे, जितनी मर्जी डिग्रियां हो उसके पास, जितनी मर्जी ड्रेसिंग हो, गाड़ी हो, जो हो, अगर पढ़ाना नहीं आता तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। तो टीचर्स को पढ़ाना आना चाहिए। बाकी हम सारे उस्ताद बन रहे हैं, अल्लाह हमें भी अच्छा पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, और मेरी भी गलतियां दूर करते रहेगा ताकि मैं भी अच्छा उस्ताद बन सकूं। प्राइमरी टीचर शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू, जो प्राइमरी टीचर है इसको किस चीज को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द स्कूल स्टाफ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स, बच्चों के वालदेन से इंटरेक्शन करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, या वो जो है वो बच्चे को समझना चाहिए। तो सबसे पहली जो असल बात है ना एक टीचर की फॉर मोस्ट ड्यूटी, वो ये है कि बच्चों को समझे, जो उसके पास बच्चों के इंटरेस्ट को देखे, बच्चों को समझे, उनको साथ लेके चले, उनको अपने साथ जोड़े। बच्चे बेचैन हो उस उस्ताद की क्लास लेने के लिए, बच्चे बेचैन हो उस उस्ताद से क्लास पढ़ने के लिए, बच्चे खुश हो उसकी क्लास में, बच्चे डरे ना, बच्चे रोए ना, बच्चे ये ना कहे कि मैंने स्कूल नहीं जाना। तो ऐसा उस्ताद नहीं होना चाहिए। तो अच्छा उस्ताद वो है जो बच्चों को समझता है, अंडरस्टैंड द चाइल्ड। उसके बाद है जी, डैश टू सम टाइम अरेंज और सम टाइम नॉट अरेंज, इट हैज आल्सो रूल्ड बट द रूल्स इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन आर फ्लेक्सिबल। कौन सा मोड ऑफ एजुकेशन है जहां कभी रूल होते हैं कभी नहीं होते, रूल कभी फ्लेक्सिबल होते हैं कभी सख्त हो जाते हैं, कभी हम चीज़ों को बड़ी सीक्वेंस के साथ अरेंज करते हैं, कभी चीज़ें अरेंज नहीं होती। तो कौन सा मोड ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल या नन। तो ये नॉन फॉर्मल है कि यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग होती है, यहाँ पे क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये नॉन फॉर्मल मोड्स ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। एग्जामिनेशन इज लिंक्ड विद, जो एग्जामिनेशन है, इम्तिहान किस चीज के साथ लिंक है, यानी अच्छा देखिए एग्जाम का एक अपना खौफ होता है, एग्जाम का एक अपना ऑरा होता है, एग्जाम डराने वाला होता है। तो एग्जाम, अब एग्जाम ही क्या जिसमें डर कोई ना हो। यानी मैं आज तक, या आप लोग इतनी जिंदगी पढ़े बैठे हैं, आप में से कोई एम फिल होंगे, कोई PhD होंगे, अब आप लोग इतनी मेहनत, आज भी जब इम्तिहान आता है तो एक खौफ से सवार होता है। अब ये खौफ जो चीज है ये किस चीज के साथ अटैच सा है, ये फार्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फार्मल है। तो ये क्या, जरा कोई तो एक बताएगा फिर मैं बताता हूँ। नो, नॉन फार्मल नहीं है। ये जो एग्जामिनेशन है ना,
इसका ताल्लुक फार्मल के साथ है। किसके साथ है? फार्मल के साथ है। कि एग्जाम एक खौफनाक चीज है, प्रॉपर इसका जो है ना वो एक टाइम सा होता है, तो ये जो है वो इसको फार्मल बोलेंगे। एग्जामिनेशन का ताल्लुक ये बात नहीं कर रहे कि जो है वो नॉन फार्मल के अंदर जो है वो होता है, उधर भी इम्तिहान होता है, लेकिन जो एक खौफ सा होता है ना इम्तिहान का, जो एक, मैं सब बहरहाल खौफ के साथ ऐसे जोड़ रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन की जो टर्म है ना, ये लिंक है फॉर्मल एजुकेशन के साथ। और टीचर फॉर मोस्ट ड्यूटीज, टीचर की असल जिम्मेदारी क्या है? डिवेल्प रिलेशनशिप विद हेड। वैसे आज के दौर में यही तरीका बेहतर है, उठा के रखो है कि आपका जो है ना प्रिंसिपल का, आपका हेड, आपका बॉस, उसके साथ आपकी बनती है तो नो टेंशन, क्लास है ना, पढ़ाएं, इधर उधर फिरते रहे, तो बस बॉस के साथ बना के रखें। खैर ये नहीं है। ट्रेन स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को प्रॉपरली ट्रेन करना, वही ये बंदा जिम्मेदारी। कामयाब है सर। जी वो बिल्कुल, आज के दौर में कामयाब वही है। बिल्ड रिलेशनशिप विद कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, या लुक आफ्टर द स्कूल, या स्कूल को लुक आफ्टर करना। तो कौन सा इसका आंसर ठीक होगा जी? जी। सर जी, एग्जामिनेशन तो ट्रेन नॉन स्टूडेंट्स प्रॉपरली। तो है, जैसे अलामा इकबाल भी ऐड करते हैं हम लोग, वो नॉन फॉर्मल एग्जामिनेशन तो हम देते हैं, वो तो नॉन फॉर्मल है। हम एग्जामिनेशन वहां देते हैं, लेकिन ये टर्म जो एग्जामिनेशन की है ना, ये फार्मल के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। सिर्फ इस टर्म को, एक एग्जामिनेशन की एक टर्म जो है वो फॉर्मेलिटीज के साथ आती है, कि इसमें एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, प्रॉपर चीजों को फॉलो किया जा रहा होता है। खैर ये आपका सवाल जो है वो इसको अंडर कंसिडरेशन रखते हैं। आपने भी इसको दोबारा अगेन जो है वो सर्च करना है, देखना है, और मैं भी इसको देखूंगा। मेरी दानिश के अंदर इसका जवाब फॉर्मल है, लेकिन इट मे बी, क्योंकि एजुकेशन बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, इसमें चीजें हतमी नहीं होती। ठीक है। तो मैं जरूर इसको ना दोबारा गौर करूंगा। अच्छा, जो अच्छी जो टीचर की असल ड्यूटी है वो बच्चों को ट्रेन करना है, उनको सही तरह पढ़ाना। 35 सवाल है। द रोल ऑफ टीचर एज प्रैक्टिशनर मीन, उस्ताद जो है ना वो प्रैक्टिशनर कहा जाता है। क्या करता है ये? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट की इंप्लीमेंटेशन कर रहा होता है। नॉट यूजिंग मेथड, कोई मेथड यूज नहीं करता। टू इंगेज द स्टूडेंट, स्टूडेंट को इंगेज करता है। नॉट यूजिंग द कंटेंट, कोई कंटेंट यूज नहीं करता। तो क्या है जी? कि वो टीचर कंटेंट को इंप्लीमेंट कर रहा होता है ना, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंटेंट कर रहा होता है, तो इसलिए ये टीचर जो है वो प्रैक्टिशनर है। Which of the following is the guideline for effectively using visual ad? विजुअल एड क्या होता है? कि जो हम बच्चे को कोई एलसीडी प्रोजेक्टर या कोई चीज ऐसी दिखाते हैं बच्चे को, तो अच्छी तरह पढ़ाने के लिए, तो यूज, तो एविएट्स को यूज करते हैं। यूज एव दैट रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। बेसिकली हम एड्स को इस्तेमाल इस तरह करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि उन चीज़ों को जबान से वजाहत ना करनी पड़े। मैं बच्चों को कोई चीज़ समझाने के लिए पिक्चर दिखा देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ, कोई स्लाइड, कोई चीज़ दिखा देता हूँ, तो इसका मतलब तो यही होगा। तो बात ठीक है कि वीडियो इसलिए होता है। यूज एड्स दैट आर अप्रोप्राइट टू द स्पीच टॉपिक, जो उस टॉपिक के जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो मैंने बोलना था उसके बिल्कुल अप्रोप्राइट, यानी स्लाइडें कोई चल रही हैं, पिक्चर कोई दिखाई जा रही है, पढ़ाया कुछ जा रहा है, बोल मैं कुछ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज एड्स दैट सर्व अ डेफिनेट पर्पस, ऐसा ऐड हो जो अपना पर्पस को, मकसद को पूरा कर रहा हो, तो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है। विजुअल एड्स जो है इन उसके अंदर ये तमाम खूबियां होनी चाहिए। जैसे बच्चे चार्ट बना के आते हैं ना, तो ऐसा चार्ट बना के नजर ही नहीं आता। तो या बच्चे चार्ट बना के आते हैं, जब हमारा वो बीएड की जो है ना, वो ऐसा होता है कि मतलब वो उससे रेलिवेंट ही नहीं होता। अच्छा, क्लास एंड हो रही है, आप लोगों ने ग्रुप के अंदर बताना है कि क्या सेकंड क्लास होनी चाहिए, यानी कि 40 मिनट की दूसरा फेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा सारे लोग ये कह देते हैं कि होना चाहिए, तो फिर मैं दूसरा सेशन ले लूंगा। अगर आप थक गए हैं तो फिर इतना ही। ठीक है, क्योंकि 40 मिनट का जूम तो का ग्रुप ब्रेक। ओनली एडमिन हुआ मैं। जी। ग्रुप ओनली एडमिन है। मैं अभी उसको ओपन कर देता हूँ। अभी ये 11 बजे तक ग्रुप ओपन